हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में। ठीक है, C4 साइकिल या फिर इसका एक और नाम है हैच एंड स्लैक पाथवे। C4 साइकिल या फिर इसी का नाम क्या है, हैच एंड स्लैक पाथवे। ऑब्वियसली ये साइंटिस्ट के नाम पर ही होगा, ये आपको पता है। पर C4 साइकिल को C4 साइकिल क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है, मान लो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है इसका, वो क्या था हमारा, 4 कार्बन वाला था। वो क्या था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ C4 एसिड। इसी को C4 एसिड कह देते हैं क्योंकि 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, शॉर्ट में OAA। नाउ यहां पर कितने, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है और ये 1 कार्बन। तो ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है हमारा, पेप। और पेप की फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, है ना। जो C3 साइकिल है उसमें मैं एक बात बताना भूल गया शायद आप लोगों को। जब हम उसमें लिखते हैं ReBT प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को मिलाता कौन सा एंजाइम का नाम क्या था, रुबिस्को। मैं रुबिस्को एंजाइम के बारे में बताना भूल गया हूं, उसमें आप ध्यान देना बच्चों। रुबिस्को एंजाइम क्या है, जो दोनों को ऐड करता है। और जब फोटो रेस्पिरेशन, इसके ठीक बाद में फोटो रेस्पिरेशन की बात करूंगा, उसमें ये चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और यहाँ पे वो बता दूं एंजाइम कौन सा है हमारा, पेपकेज। जो इन दोनों को मिलाता है उसका नाम क्या है, पेपकेज। पेपकेज मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, है ना। फिर कार्बोक्सिलेज, इसी के आगे इसका एंजाइम का नाम, अगर मैं पेपकेज की बात करूं, जो एंजाइम है एक्चुअली में इसका लिख देता हूं मैं एंजाइम। तो एंजाइम का क्या है ये सेम वही लिखा जाता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट और कार्बोक्सिलेज। ये कमाल है, देखो जब आप रिब्यूस्को लिखते हो तो उसमें राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज लिखते हो। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इसलिए बोलते हो क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। क्राइटेरिया क्या है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा उसके साथ बाइंड कर लेगा, सीधा है। मतलब जैसे नेता पार्टी बदलते हैं वैसे वो पार्टी बदल लेता है। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी उसके साथ बाइंड कर लेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हाई अमाउंट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर लेगा। ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो उसमें ये कंडीशन है। पर हमारा जो पेप्केज एंजाइम है इसके साथ ये कंडीशन नहीं है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करता है। ये एंजाइम ही ऐसा है, देखो कार्बोक्सिलेज ही है, इसलिए पेप्केज लगाते हो आप। ठीक है, केज। नाउ इसका जो साइकिल चलता है आप पाओगे, ये ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बंडल सीड सेल्स। आपकी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम इस तरह से दोनों सेल्स को इस तरह से बनाया गया है। मैं हमेशा अपने बच्चों को जब मैं समझा रहा होता हूँ क्लास में भी, तो उस टाइम पर ये डायग्राम मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ। ठीक है, देखो मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, आई नो, और शायद बोर्ड भी उतना क्लियर ना हो, पर मुझे लगता है मैं ठीक ठाक समझा सकता हूँ आपको। ओके, ध्यान से देखो बच्चों। तो ये जो क्या बोलते हैं सेल्स हैं, 2 तरीके के सेल्स हैं। ये कुछ खास तरीके के प्लांट्स हैं जो C4 पाथवे जो प्लांट्स फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे सॉर्गम हो गया, है ना। तो ऐसे प्लांट्स, C4 प्लांट्स, इनमें 2 तरीके के सेल्स हैं। देखो वहां पर हमारा क्या था, सिंपल एक मेसोफिल सेल था, तो ये रहा वो मेसोफिल सेल, मैंने इस साइड लिख दिया मेसोफिल सेल्स। ठीक है, और इस साइड इसको हम बोलते हैं BSC, बंडल शीथ सेल। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये फुल फॉर्म लिख देता हूं बच्चों, बंडल शीथ सेल। और ये जो सेल्स हैं, ये एक तरीके का जैसे फ्लावर होता है, आपने देखा माला, जो जैसे कोई मर जाता है तो ऐसे सर्कल सा होता है ना, व्रेथ, क्रेंच एनाटॉमी इसी को बोलते हैं, क्रेंच एनाटॉमी, है ना। व्रेथ जो है एक माला जो सर्कल वाला होता है यार, उसको बोलते हैं हम ये। सो दीज प्लांट शो क्रेंच एनाटॉमी। वैसे आप लोग क्या बोलते हो, इसको रीड क्या करते हैं, एनाटॉमी या फिर एनाटॉमी? एनाटॉमी, है ना, जिससे बायोलॉजी को बायोलॉजी भी बोलते हैं। आप लोग क्या रीड करते हो? जो क्रेंच एनाटॉमी है, ये साइंटिस्ट का नाम है, आगे उसने खोज करी थी एनाटॉमी इस तरीके की, तो उसके हिसाब से ना इसमें 2 तरीके के सेल्स है, बंडल सीड सेल एंड मेसोफिल सेल्स। इसमें होता क्या है, बाहर से ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और अंदर में ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मौजूद होता है।
और यहां पर आपका पेप है ना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये मौजूद है। और ये कितना है हमारा 1 कार्बन। टोटल दोनों मिल करके क्या बना देंगे हमारा फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट, कितना बना देंगे 4 कार्बन वाला। इसी को आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है C4 एसिड। ये C4 एसिड क्या है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये रहा हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों के दोनों मिल करके बाइंड करके क्या बना रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन। जैसे अभी C3 साइकिल में पढ़ा था आपने, वहां पे वो फर्स्ट स्टेप जो है RuBp प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होकर क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, वो जो स्टेप है सॉरी उसका नाम क्या है कार्बोक्सिलेशन। इन द सेम वे ये हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, और फिर यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे बीच में ऐसे करता हूँ, है ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, पता है ना, दो सेल्स को प्लांट सेल्स में कैसे कनेक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। सो दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा, ये ध्यान रखना कनेक्शन है, ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये कनेक्शंस होते हैं प्लांट्स के बीच में बच्चों, बहुत तरीके के होते हैं इनमें, उनमें से एक है प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसके थ्रू प्लांट्स जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते हैं। तो यहां पे हो रहा है ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये C4 एसिड आ गए यहां पर, ठीक है, और ये अपने साथ क्या लेके आया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे लेके आया है। यहां पर इसके अंदर चल रहा होता है केल्विन साइकिल, यहां पर इसके अंदर चल रहा है केल्विन साइकिल, ठीक है, ये एरो। और यहां पर इसको क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हो जाता है, और इस स्टेप का नाम क्या है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है डीकार्बोक्सिलेशन, ये है वो स्टेप, ठीक है ना, ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। जैसे कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, इन द सेम डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। देन इट विल फॉर्म C3 एसिड, और C3 एसिड क्या हो जाएगा अगेन ट्रांसपोर्ट, इस साइड आप ट्रांसपोर्ट देखोगे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये C3 एसिड यहां पर आकर के वापस से क्या होता है रीजनरेट, जैसे C3 साइकिल में आप पढ़ते हो ना, वही सेम चीजें हैं, ये रीजनरेट होता है और रीजनरेट होकर के वापस से क्या बना देता है आपका पेप। डन है, साइकिल समझ में आता है। ये हो गया बंडल सी सेल, ये हो गया आपका मेसोफिल सेल्स। अब ये ध्यान रहे केल्विन साइकिल जो यहाँ पे चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है सेम प्रोसेस, नो कोई डिफरेंस नहीं है। मींस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गया समझ लो। अब वहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से दिखाया था, याद है C3 साइकिल जो है आपके एनसीईआरटी में भी बच्चों, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन ऑफ वाटर ऐड होता है, फिर अच्छा उसमें एरो इस साइड की तरफ है, उल्टी डायरेक्शन में है ना, इस तरह से चल रही हैं चीजें ऐसे करके। और यहाँ पर आपका RuBp मॉलिक्यूल है, RuBp जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और इसका जो फर्स्ट स्टेप उसको आपने कार्बोक्सिलेशन नाम दे रखा है। यहाँ पर आपका रिडक्शन वाला स्टेप था, और यहाँ पर आपका रीजनरेशन वाला स्टेप है ना, और ये RuBp दोबारा बन रहा है। ये वाली स्टेप की बात कर रहा था। यहाँ पर जो एंजाइम है इसका नाम क्या है रुबिस्को, RuBisco, रुबिस्को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड करता है। पर आप ये ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही आ रहा है, ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता। तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही आ रहा होता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन हाई है लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही हमेशा जो बना रहा है उसमें ऑक्सीजन का कोई गुंजाइश नहीं है कि वो यहाँ पे आ जाए और ऐड होकर के कुछ और बना दे। जबकि हमारे जो C3 प्लांट्स हैं उनके अंदर है, मतलब वहां पे अगर आपने आसपास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी प्लांट्स की। यहाँ पे इन प्लांट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, ये पाओगे आपके हाई टेम्परेचर में बिल्कुल आराम से रहते हैं, जबकि C3 प्लांट्स जो है आपके उनको दिक्कतें होती हैं। ठीक है, ये साइकिल समझ में आता है। इसी के साथ साथ समझ लो एक फोटो रेस्पिरेशन एक टॉपिक है बच्चों, जो कि जिसको आप बोलते हो फोटो रेस्पिरेशन। देखो C3 साइकिल जो है, अगर आप मान लो इसकी बात करो और एज्यूम करो कि ये वाला सेल है ही नहीं और हम C3 साइकिल की बात करें, तो फोटो रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है। फोटो रेस्पिरेशन में आप पाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय मान लो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ये कोई प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाने वाला ऐसा। हाँ, जो मतलब यूजफुल प्रोडक्ट में आता है उसको आप बोलते हो फॉस्फोग्लाइकोलेट। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, नाउ फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है किसी काम का नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है ये, पर ये किसी काम का नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट आप पाओगे कि ये साइकिल चलता है, बट
एटीपी का इस्तेमाल भी होता है क्योंकि आरईबीपी को दोबारा रीजनरेट करना है, और जब ये ऐसा करता है तो इसी को आप बोलते हो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, कुछ भी प्रोसेस सेम है, मतलब स्टेप सेम रहेंगे, आरबीबी बन जाएगा और ये बाहर, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। बट वी डोंट नो, देखो अभी के लिए जो चीजें हमारे लिए हकीकत है, हो सकता है अगले 10 साल या 15 साल बाद तो वो गलत साबित हो। मतलब अभी हमें ये नहीं पता है कि ये वेस्टफुल प्रोसेस प्लांट्स ऐसा क्यों करेंगे। प्लांट्स को समझ लेना, हमसे तो काफी ज्यादा समझदार है, बहुत समझदारी से चीजें करते हैं। तो अभी हमें ये नहीं पता कि वेस्ट जो हम जिसको कह रहे हैं, हो सकता है प्लांट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो। फॉर नाउ whatever understanding we have is on that basis we are saying कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है और प्लांट्स इसे कर रहे हैं, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, द वर्ड इज फोटो एंड रेस्पिरेशन, मतलब सनलाइट की मौजूदगी में रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है याद है आपको, हम जब रेस्पायर करते हैं तो क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग। यहां पर भी रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी का इस्तेमाल तो हो रहा है, पर वो क्या बोलते हैं, किसी वो एनर्जी को वेस्ट, मतलब किसी काम नहीं आ रहा, प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चों C3 और C4 साइकिल। अगर इसमें कहीं डाउट हो, कोई स्टेप मैंने ध्यान से मिस, मतलब मुझसे मिस हो गया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एक बार बताना जरूर, ठीक है। एंड और भी जो टॉपिक्स हैं जो आपको काफ़ी टिपिकल लगते हैं, मतलब समझ में नहीं आते आपके टीचर से, मतलब देखो मेरा मानना ये है कि टीचर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी हो, आप पाओगे कि एक होता है फ्रीक्वेंसी, हो सकता है आपके टीचर का आपके साथ फ्रीक्वेंसी मैच न करे, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, कई बच्चों का मेरे साथ भी मैच करेगा कि उन्हें मेरा ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान का हर किसी के साथ मैच करे। कई किताबें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, राइट, इसका मतलब उस बुक के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी किताबें खराब है, इट सिंपली मीन्स दैट बुक हैज समथिंग व्हिच मैचेस योर फ्रिक्वेंसी, योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये ध्यान रखना, टीचर खराब नहीं है या बच्चे खराब नहीं है, इट्स जस्ट कि किसके साथ किसका वाइब मैच कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरा समझाना समझ में आ रहा है आपको, तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो फिर बहुत सारे टीचर्स हैं अवेलेबल, आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको बाद में।